नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारे साथ हैं कमेंटेटर एजुकेटर अंकित अवस्थी जी। अंकित, बहुत स्वागत है आपका। और इनके साथ एक और इनके डिस्क्रिप्शन में जोड़ देना चाहिए, ये भविष्य वक्ता भी हैं, क्योंकि इन्होंने, अंकित ने ये आज ही जो है ये प्रेडिक्ट किया था कि एक सीज फायर जो है इस युद्ध के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि ट्रंप ने आज ये घोषणा कर दी कि 5 दिनों के लिए वो टाल रहे हैं अपनी उस धमकी को, जो उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला 48 घंटे में तो हम उसके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत ईरान से 2 दिन से चल रही है और आने वाले 5 दिनों के लिए मैं इन हमलों को टालता हूं। तो इसको हम एक सीज फायर के तौर पर देखें, प्रॉपर सीज फायर के तौर पर देखें, या इससे दुनिया जो है थोड़ी और आशा में जी सकती है कि युद्ध शायद जल्द खत्म होगा। अंकित अवस्थी की भविष्यवाणी क्या कहती है इसके बारे में? अंकित सर, पहले तो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, मैंने इतना प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया। ट्रंप की नीतियां ऐसी हो गई हैं, बहुत प्रिडिक्टेबल साउंड होने लगे हैं आजकल की। अब वो ऐसा करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद सॉरी बोलेंगे, तो ही इज ए प्रिडिक्टेबल पर्सन। तो अभी उनकी प्रिडिक्शन को अगर अपन आगे डिकोड करते हैं तो ये 5 दिन का जो सीज फायर है, इसमें एक बात बहुत जरूरी है जानना कि उन्होंने पावर प्लांट पर हमला ना करने को सीज फायर कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि अमेरिका अब कोई गोला नहीं चलाएगा या इजराइल कोई गोला नहीं चलाएगा। शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर गोला फेंक के की थी, लेकिन इजराइल का कंसेंट कहीं लिया ही नहीं गया। ट्रंप का एक ट्वीट आ जाता है, उसके पीछे के पीछे एक कहानी और देखी जाए तो पावर प्लांट पर हमले के बदले में ईरान ने धमकी दी थी कि अगर आपने ऐसा किया तो अमेरिका में, मिडिल ईस्ट के अंदर या वेस्ट एशिया में आपके जितने भी ठिकाने हैं, हम उनको तो टारगेट करेंगे ही, पीने का पानी जो डिसैलिनेशन प्लांट लगे हुए हैं हम उनको भी टारगेट कर देंगे। तो एक तरह से ये कैलकुलेटेड रिस्क थी, जो ट्रंप को अब ये समझ में आ गया कि मेरा नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब ये कैसे हुआ? तो ये जीसीसी कंट्रीज में जिनको सऊदी लीड कर रहा होता है, उनका रातों रात, कल का हमने ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस की थी कि उनका ये कहना था कि देखो अब इतना स्ट्रेच मत करो कि हमारे यहाँ पीने के पानी का संकट हो जाए। हम अपने ऑडियंस को एक फैक्ट बताते हैं। जीसीसी कंट्रीज, गल्फ काउंसिल वाले जो देश हैं 6, इनके पीने का 80% पानी पर्शियन गल्फ यानी कि जो समुद्र का खारा पानी है उसको साफ करके ही यूज में लिया जाता है। कितना? 80% पीने का पानी। okay. और 40% पोर्टेबल, जिससे पेड़ पौधों में भी पानी दिल रहा है, सब तरह का पानी। लेकिन पीने का पानी जो है ना, 80% इस पर डिपेंडेंसी है। कतर जैसा देश 90% से ज्यादा समुद्र के पानी पर डिपेंडेंट है। उसके लिए इन्होंने बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगा रखी हैं। अगर आपने किसी भी रिफाइनरी पर बम ड्रॉप किया तो देखो दाव पर क्या था। अमेरिका फोड़ने जा रहा था पावर प्लांट जिससे ईरान की बिजली गुल होती, इनने कहा पानी फोड़ देंगे जिससे प्यासे मरोगे। अब 90% अगर आपका सप्लाई रुक गया सर, तो आप सोचकर देखिए कि आपके लिए हाहाकार मरने वाली स्थिति हो जाएगी। इसकी तो भरपाई भी नहीं की जा सकती। तुरंत डिसैलिनेशन प्लांट तैयार नहीं किया जा सकता ना। आपका आरओ खराब हो जाएगा तो खारा पानी कैसे पियोगे? वो स्थिति इनके लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बनी। तो ट्रंप वहां से पीछे हटे। लेकिन क्या ये सीज फायर मान लिया जाए? तो चूंकि ट्रंप का खुद का अनाउंसमेंट है तो ईरान का इसमें कोई से ही नहीं है। से ना होने के पीछे एक अलग कहानी है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा, इजराइल का इस पे अभी कोई से नहीं है। कहा जाता है अभी टकर कार्लसन के इंटरव्यू के अंदर, एक वो व्यक्ति जो इनका डिफेंस का मतलब टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट ग्रुप का डेप्यूटी हेड था, जिसने इस्तीफा दे दिया ट्रंप की नीतियों के चलते, उनका यह कहना था कि इस युद्ध में अमेरिका को घसीट कर ले जाया गया है। युद्ध असल में इजराइल का था और इजराइल यह जान रहा था कि विटकॉफ और डेविड कुशनर जाकर के ट्रेड, ये इनके साथ वार्ता करेंगे, मतलब शांति की वार्ता करेंगे। मिस्टर ट्रंप को फिर से याद आएगा कि मैं तो पीस प्रेसिडेंट हूं। तो उन्होंने लारिजानी को मार दिया। लारिजानी को मारना जो है वो असल में अमेरिका की अनअवेयरनेस थी, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अमेरिका डिफेंड कर गया कि हां इजराइल ने कर दिया तो ठीक किया होगा। लारिजानी वो व्यक्ति था जिससे अमेरिका पीस डील कर सकता था। अभी जो स्टेटलेसनेस हो रखा है ईरान में कि बात किससे करें, क्योंकि उनके यहां राष्ट्रपति हैं तो सही, लेकिन डिसीजन मेकर उनके राष्ट्रपति से ऊपर धार्मिक संसद के लोग होते हैं। लेकिन अब वहां पर लीडर नहीं बचे, तो इजराइल ने वहां का लीडरशिप खत्म करके अमेरिका के सीज फायर के लिए आदमी ही नहीं छोड़ा जो पीछे बैकग्राउंड में जाकर बात कर पाता। खमेनी कहां है? अब ये मुस्तफा, जो इनके जो बेटे हैं खमेनी के बेटे, उनके बारे में जो अवेयरनेस है वो यही कि सीज फायर एक ट्रैप हो सकता है उनको बाहर प्रकट कराने का, कि वो इस बहाने ही सही बाहर निकल कर आए और उनकी लोकेशन पता चल जाए, फिर मारो, तो फिर मारा जाए। तो वो लंबे समय से इनविजिबल चल रहे हैं।
बयान भी आ रहे हैं लेकिन इस तरह से कि हाँ वो है। पर आप इस बात को जो ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप की किसी भी दावे को सच या झूठ मतलब फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है। तो ट्रंप ने जो कहा कि मेरी ईरान से 2 दिन बातचीत हुई और बहुत अच्छी बातचीत हुई और अगले 5 दिन हम और बात करेंगे, ईरान के मीडिया के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि हमने कोई बातचीत नहीं। एग्जैक्टली सर, कोई बातचीत नहीं चल रही है। ट्रंप का खुद का एक दिमाग में एक सेकंड पर्सन बैठता है जो उससे बात कर लेते हैं। ये बात बहुत बार प्रूव हो चुकी है, ऑपरेशन सिंदूर के समय भी प्रूव हो चुकी है कि इंडिया ने कॉल करके कहा था कि चलो शांति करा दो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। एग्जैक्टली अभी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, अगर आप शर्तों को उठाकर देखेंगे, अमेरिका ने अपनी पुरानी 5 शर्तें दोहराई हैं, जिसमें वो बता रहा है कि आपको यूरेनियम एनरिचमेंट रोकना होगा, मिसाइल को रोकना होगा, आपको प्रॉक्सीज को हेल्प नहीं करना होगा। लेकिन इधर ईरान ने क्या खेला किया सर, वो हिजबुल्लाह के माध्यम से। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब आपके घर के अंदर कोई मुखिया नहीं है तो मुखिया के अभाव में बहुत सारे मुखिया होंगे जो अपनी अपनी से रखेंगे। तो ईरान के प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह हैं, हौती हैं, हम जानते हैं। उधर की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आती है कि इन्होंने 6 शर्तें रख दी हैं ईरान के बिहाफ पर। कहा है कि युद्ध तो रोक देंगे लेकिन तुमको इन सारे के सारे वेस्ट एशिया में अमेरिका के जो बेसेस हैं ये बंद करने पड़ेंगे। नंबर 2, ईरान का जितना नुकसान किया है इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नंबर 3, जो न्यूज चैनल ईरान के खिलाफ न्यूज दिखाते हैं अमेरिका में उनको रोकना पड़ेगा। तो इस तरह की शर्तों में जब ये चीजें शुमार होंगी तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि इम्प्रैक्टिकल बातें हैं, और ये बातें तभी निकल कर आ सकती हैं जब आपके पास कोई लीडरशिप नहीं। ईरान अगर ट्रंप को दोबारा विचार करना पड़ा, चले मान लेते हैं एक सेकंड के लिए जो बात आप कह रहे हैं कि भाई ट्रंप को दिख रहा है नुकसान मेरा ज्यादा हो रहा है और वो पीछे हट रहे हैं या वो एक पॉज दे रहे हैं वॉर में, तो दे तो इसी भरोसे रहे ना कि शायद उनको ये लगता हो कि ईरान भी कुछ आगे बढ़ेगा, 2 कदम मैं पीछे हटाऊं तो ईरान भी पीछे हटे। डेफिनेटली एग्जिट वे ट्रंप ढूंढ रहे हैं तो ईरान उनको एग्जिट देगा क्या? सर ईरान एग्जिट इजराइल के मार्फत देगा। इजराइल अगर रुका कि नहीं, देखिए यहां पर एक बहुत बड़ी बात है, ईरान का अमेरिका का मना करना कि मैं बम नहीं फोड़ रहा हूं, यह बात एक है, लेकिन लाइन फिर से अंडरलाइन है, पावर पॉइंट पर नहीं फोड़ रहा हूं। हाँ, नहीं वो ठीक, लेकिन इजराइल गोला चला दिया तो सर अभी इजराइल का कोई स्टैंड नहीं आया ना सर। इजराइल गोला चला के कहा सर मैं पावर प्लांट पे नहीं मारा, मैं तो वैसे ही मार दिया, आप क्या करिएगा? तो ईरान फिर रुक जाएगा, ये मुश्किल लगता है। मेरे लिए मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इजराइल और अमेरिका एक साथ अनाउंस कर देते हैं अगर कि हम दोनों आप गोला नहीं चलाएंगे, ईरान रुक जाएगा। बुनियादी झगड़ा तो इजराइल और ईरान का है। बस लड़ाई इन दोनों की है। तो ईरान चाहेगा कि पहले इससे बुलवाओ, इससे बुलवा दो, ये नहीं करेगा। जैसे कतर को सॉरी बुलवाई थी ना कि सॉरी सर अब नहीं मारेंगे गोला, इनसे कहलवा दो कि सॉरी अब नहीं मारेंगे गोला, हम रुक जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब ये बड़ी चर्चा होती रही इस पूरी जंग में, पहले भी हुआ जब एक ऑयल डिपो पर हमला किया था, उससे पहले से ये खबरें अमेरिकन मीडिया में चल रही थी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स मतलब अमेरिका के इस युद्ध के गोल और इजराइल के लक्ष्य अलग अलग हैं। इजराइल को चाहिए ईरान बिल्कुल खत्म और ये सत्ता और ये शासन कम से कम जाए। अमेरिका उस हद तक जाने के लिए उसकी कोई मजबूरी नहीं है, वो उससे पहले भी रुक सकता है। अब यहां आपको लगता है कि इजराइल जो है वो इतना हद तक जाने के बाद और ये अगर इस्लामी शासन चलता रहे तो उसको स्वीकार होगा? सर इजराइल के लिए तो ये आप समझिए कि इजराइल का असली धंधा है वेपन बेचना, इंटेलिजेंस बेचना, ऐसे उपकरण बेचना जिससे कि उसकी दुनिया में इमेज बनी रहे। उसके लिए वो किसी ना किसी देश में गोला फोड़ता रहेगा। पॉइंट ये है कि क्या अमेरिका का मकसद इस 20 दिन में सिद्ध हुआ कि नहीं? ऑलमोस्ट हो गया। कैसे हुआ, अब उसको हल्का सा डिकोड कर लेते हैं जो यहां से आगे दिखने वाला है। अब होगा ये कि अमेरिका ईरान से भले ही बात ना करे, वो इन जीसीसी देशों के पास वापस आएगा, वेस्ट एशिया के देशों के पास, और इनसे आकर कहेगा कि देखो यार मैंने ना तुम्हारे कहने पर अपने बेस से गोला तो नहीं चलाया था, तुम्हारी बातें मैं मान गया था, नहीं चलाया गोला, लेकिन देखो तुम्हारा नुकसान बहुत हुआ। अब तुम्हें जरूरत है मेरे साथ जुड़ करके वापस से मजबूत गठबंधन बनाने की। तुम लोग मुझे पिछली बार रुपया दिखाए थे कि हमारे पास इतना $1 बिलियन है, हम ये कर सकते हैं, तो यार तुम सबको ना एक एक तो थार्ड की बैटरी चाहिए ही चाहिए, परचेज कर लो, मैं तुम्हारी डिफेंस नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरे बेस की तो सुरक्षा कर लिया, लेकिन तुम्हारा सोचो कल को ये जो वर्ल्ड ट्रेड पावर है, ये दुबई के अंदर सबसे ऊंची इमारत क्या नाम है सर, बुर्ज खलीफा, कल को इसे टारगेट कर दिया तो क्या करेंगे? तो देखो ऐसा है, सब लोग मुझसे डिफेंस पैक्ट करो, माल बेचने के लिए तैयार खड़ा है, मैं ये देने को तैयार हूं, पहली चीज। अब तुम सब लोग ना मेरे बेस के भरोसे मत रहो, क्योंकि ईरान तुम्हें तब भी ठोक रहा है जब तुम्हारे यहां बेस से मैं ऑपरेट भी नहीं कर रहा। तो तुम बेस से इतर भी अपनी सुरक्षा मजबूत करो। अमेरिका को कुल जमा अर्थ यह है कि इन देशों की कमाई से कट चाहिए, वो देगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आता हुआ दिख रहा है, डाउन द लाइन हो जाएगा, और वो ये है कि सर अब्राहम अकॉर्ड में अब सऊदी को भी पार्टनर बना लेगा ये, इजराइल को स्वीकार। यस, कि इजराइल को तुम स्वीकारो, क्योंकि देखो तुमको तो ईरान तब भी मार रहा था। शिया सुन्नी की लड़ाई में सऊदी और ईरान कभी आमने सामने हमेशा विरोधी बन के रहे।
अब उनको कहेगा कि तुम्हें ना इजराइल की सख्त जरूरत है, ये समझो, तुम्हें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। तुम्हें चाहिए कि हाइफा पोर्ट के थ्रू तुम्हारा माल बिके, मेडिटेरेनियन के थ्रू तुम्हारा माल बिके, जॉर्डन तुम्हारे साथ है, इराक तुम्हारे साथ है, सीधी पाइपलाइन तुम मेडिटेरेनियन सी में डालो और तुमको स्टेट ऑफ हॉर्मुज का बाईपास निकालना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग है सर, जब शुरुआत में एक बार इराक के साथ युद्ध हुआ था, ईरान इराक वॉर चला था, तब 1990s में सऊदी ने एक पाइपलाइन डाली थी जिसे वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन कहते हैं, जिससे पर्शियन गल्फ की जगह रेड सी से होकर के ये वो बेच पाए। अब यही वो उसको सुझाएगा कि तुम्हें इजराइल की जरूरत है, पाइपलाइन डालो, उधर से तेल बिकेगा। और सर आपको आते हुए ये महीने में दिख जाएंगी सारी चीज। वो तो बोल चुके, नेतन्याहू ने बोला भी है। हाँ, तो अब वो कर जाएगा, मतलब पेपर पे साइन होगा। यहां से ये धंधा बना गए सर, दुनिया का धंधा बिगाड़ करके पूरे वेस्ट एशिया का कमाया हुआ पैसा अमेरिका अपने साथ ले जाएगा। यही उनका ट्रायल था। नहीं तो जो इजराइल कहता है, मतलब ये तो आपने बताया कि अमेरिका के लिए मोटा मोटा काम उसका हो गया है और यहां से जो उसको चाहिए था वो मिल जाएगा। धमकाना था, धमका दिया। तेल वाली बात भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो सत्ता तो नहीं जाती ना, शासन यहां से इस्लामी शासन तो नहीं उखड़ता ये वाला, आयतुल्लाह वाला। तो इजराइल मान लेगा तब भी कि चलो ठीक है, इतना भी चलेगा हमको कि हमने ईरान को कमजोर कर दिया। सर देखिए ना, मैं ईरान के लिए, इजराइल के लिए उसका दुश्मन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो किसी और को दुश्मन बना लेगा। इजराइल का सर्वाइवर ही अब इस तरह से हो गया कि वो लड़े बिना नहीं रह सकता। उसके लिए ईरान विचारधारा में चला गया है। सर देखिए क्या था ना, दो बातें बहुत अच्छे से समझनी है। वेनेजुएला से उठे मादुरो विचारधारा नहीं था, तो उनके जाने के बाद वेनेजुएला खुश हुआ। खमनेई एक विचारधारा थे सर, वो सुप्रीम लीडर के साथ साथ लोगों के अंदर एक इंस्पिरेशन चले गए कि मैं धर्म के लिए ये सब कर रहा हूं, मेरा जाना, खुलेआम मरना, ये लोगों को बताना है कि मैं धर्म के लिए शहीद हुआ हूं। तो वहां पर जो प्रोटेस्टर्स पहले कभी खुलेआम घूम रहे थे, उनकी टॉप लीडरशिप में लारीजानी चले गए, खमनेई चले गए, उनके बाद भी प्रोटेस्टर्स सड़कों पर नहीं आए, क्योंकि वो सेंटिमेंट हावी हो गया जो रिलीजन से ओरिएंटेड था। तो असल में खमनेई मारना इनके लिए कभी भी बड़ा टास्क नहीं था। हमेशा से उनको पता था कहां रहते हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे थे, पब्लिक मीटिंग खुले में करते थे। दिक्कत ये थी कि विचारधारा का इनको गलत फहमी हो गया कि प्रोटेस्टर्स आकर के ओवरकम कर लेंगे। वो नहीं हुआ, वो आए ही नहीं सर निकल, और वो आएंगे भी नहीं, और वो आएंगे भी नहीं। ठीक है, अब सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट बम मार मार के आप इनको भगा नहीं सकते सर, तो ये तो रहेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो एक सेशन इस बात पे किया था कि क्या अगला अफगानिस्तान बन रहा है ईरान, क्योंकि यहां पर वो कट्टरपंथ फिर से हावी होकर के आ जाएगा। थोड़ा बहुत भी जो लिबरल थॉट के लोग थे, जो प्रोग्रेसिव थॉट थे, जो महिलाओं के बुर्के के खिलाफ थे या जो भी थे, वो अब पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो लड़ाई करने के लिए मॉडरेट्स और पीछे हो जाएंगे इसके बाद, पीछे हार्डलाइनर पूरी तरह हावी होंगे सर। और ईरान एक रहेगा, मतलब बहुत से लोग कहते हैं बाल्कनाइजेशन हो जाएगा ईरान का, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जो गुट हैं वो, जैसे कहीं पर बलोच हैं तो कहीं कुछ और हैं, वो लोग हावी हो जाएंगे। मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है सर कि इस वॉर ने ईरान को ज्यादा यूनाइट कर दिया। मतलब पहले तक था कि कुर्द आके लड़ लेंगे। सर आज हम तीसरा हफ्ता खत्म कर रहे हैं युद्ध का, 24 दिन हो गए। कुर्द जो इनके यहां पर एक बड़ी आबादी थी सर, वो यहां पर करोड़ों के आसपास संख्या बताई जाती है कुर्दिस्तान की मांग करने वालों की, जो इराक के अंदर है, सीरिया के अंदर है, तुर्की के अंदर है। वो लोग चाहते थे कि ईरान में उन्हें एक जगह मिल जाए, उनका एक देश हो जाए। ट्रंप ने कुर्द के नेताओं से बातचीत की है, पीछे से यह खबर है। वो लोग तक आगे निकल कर नहीं आ रहे, क्योंकि वो इस बात से डर गए कि अब लीडरशिप नहीं, इनका मौजैक सिस्टम हमें मार डालेगा, अब हम नहीं मांगेंगे इनसे। इनका सेंटिमेंट मजबूत हो गया है सर, ये पूरे तरह फियादी नहीं हो गए कि अब हम खत्म ही करेंगे तुम लोगों को। तो ईरान से फिलहाल विचारधारा में छोड़िए, क्षेत्र में भी लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ईरान इस युद्ध के बाद अगर परिस्थितियों को देखें, ये इस्लामी शासन, यही लोग सत्ता में वहां बरकरार रहते हैं, आस पड़ोस के सारे देशों के साथ तो बैर हो गया। अब वो तो मिसट्रस्ट जाएगा नहीं, जो मान लीजिए सऊदी और ईरान के बीच में है, या कतर और ईरान के बीच में है। यूएई तो दुश्मनी बना लिया है उसने, तो वो लोग काफी मदद करते थे इनकी, ईरान की। अब ईरान एग्जिस्ट कैसे करेगा? सैंक्शंस उसके ऊपर पहले भी लगे हुए थे, हट जाएंगे इसकी कोई दिखाई देती नहीं कोई गुंजाइश। अभी तेल वो एक बेच लेता था, अभी तक तेल भी सैंक्शन था उसका, एक चाइना ही खरीद पा रहा था। ये इसके बाद ईरान एज अ स्टेट उस पूरे हिस्से में कैसे रहेगा? बहुत अच्छे से एक बात जाननी होगी सर, इन लोगों ने पूरी तरह बायकॉट किया हुआ था ईरान को। ये गलतफहमी है मार्केट को कि ये लोग मित्र थे, पहले कभी नहीं थे सर। जीसीसी में ईरान नहीं था। जब भी कभी भी मतलब इनके जो ओआईसी की बैठक होती थी, तो ईरान को ऐसी इज्जत नहीं मिलती थी जो सऊदी को मिलती थी। इन सारे देशों ने प्रोग्रेसिव तरीके से अमेरिका का साथ दिया। उन देशों ने एक बार भी ईरान को इज्जत नहीं बख्शी। सिंपल सी बात है ना सर, उसने इन पर गोला चलाया, लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल था कि ये जब हमला किए ईरान पर, तो कितने देश ऐसे थे जो कंडेम करने आए? तो ट्रस्ट तो पहले इन लोगों ने तोड़ा। ईरान तो खुद से ये मानता था कि तुम मेरे ना तो तब साथ थे और ना अब साथ हो।
मैं तेल पहले भी शैडो फ्लीट के थ्रू बेचता था, अब भी शैडो फ्लीट के थ्रू बेचूंगा। ठीक है। अमेरिका खुद बोल दिया कि तुम्हारी शैडो फ्लीट के तेल को जहां चाहो बेच लो, तो मैं तो ऐसे आगे से फिर से हॉर्मुज रोक करके अपना तेल यहीं से खड़ा करके टैंकर पर बेचूंगा, और लोग खरीदने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि तेल बड़ा भाव पे कौन खरीदेगा। अफ्रीका के ना जाने कितने देश ऐसे जिन्हें सैंक्शन का कोई डर ही नहीं है, अमेरिका से व्यापार ही नहीं है, वो खरीदना शुरू कर देंगे, भैया तुम ही तेल दे दो, अपना सस्ते में चला जाएगा। ईरान ने अपनी जो स्ट्रेटेजिकल वैल्यू है, जो ज्योग्राफी से उसे मिली है, वो इनको बहुत ज्यादा चला गया। देखिए सर, इनके पास खोने के लिए बहुत कुछ था, सऊदी के पास बहुत था, कतर के पास था, यूएई के पास था। ये चाह करके भी युद्ध नहीं करेंगे आगे। इनका सबसे बड़ा टेंशन क्या है कि अगर हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गए तो हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। कतर एक बम में खत्म हो सकता है, यूएई के अंदर अभी दुबई है, इसको सर 5 बम बड़े मार दिए, पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, बड़े सारे इन्वेस्टर्स भाग ही जाएंगे कि भरोसा ही नहीं है, अगर दुश्मन सामने बैठा है तो यहां निवेश करने क्यों जाएं। इनकी तो आवश्यकता इस समय यह कि तुम रुक जाओ भाई। तो ईरान की वैल्यू बढ़ी है, घटी नहीं है सर। तो अगर देखें नटशेल में क्या हुआ, अगर ये युद्ध ऐसी इन्हीं हालात में रुक जाता है आगे जाकर के, ईरान सरवाइव कर जाएगा 100%, और इजराइल और अमेरिका फायदा कमा लेंगे, धंधा बना लेंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आंसर है इन जीसीसी देशों का। जो वेस्ट एशिया के जो देश हैं, इनका नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? ईरान का और रशिया का। अच्छा। दुनिया में और कोई फायदे में नहीं, दुनिया तो बाकी तो सब बर्बाद हुई है। ईरान का फायदा कैसे? सर तेल बेचना शुरू कर दिया। आप समझिए, लीडरशिप गई, 86 के ईयर के खमनेई थे, ऑलमोस्ट वो इस एज में थे कि मतलब तबियत से भी मतलब जाने वाले थे, लेकिन उस बीच में लीडरशिप तो फिर मजबूत होकर आ गई। आप समझिए 1979 में ईरान में धार्मिक क्रांति हुई थी, 47 साल तक उस सत्ता को उन्होंने चलाया। सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि सुप्रीम लीडरशिप को कहीं आगे आने वाले समय में चैलेंज ना मिलने लगे। आपने उसको और मजबूत कर दिया और वो और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ रशिया तेल बेच करके सर बढ़िया बाजार में एंट्री कर गया, यूक्रेन का मजाक बन गया। ईरान का जो तेल तैर रहा था बाजार में, उसको खरीदार मिल गए। तो अब बताओ सर नुकसान किसका हुआ? अब ये बताइए, चले अगर ये युद्ध लंबा चल जाता, अब थोड़ी हम अपनी बात कर लेते हैं, हम कैसे मैनेज करेंगे? अभी तक तो आपका 2 टैंकर 4 टैंकर निकल आए, आपके पास रिजर्व भी है, काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि 14 किलो का सिलेंडर मिलता है, उसमें 10 किलो गैस भर के दे दिया करेंगे, तो राशनिंग भी हो जाएगी एक तरीके से। लेकिन अभी भी आप देखें तो कमर्शियल साइड पे गैस अवेलेबल नहीं है, तो हम कितने दिन ऐसे निभा सकते हैं? सर स्ट्रेस में इंडिया की सिचुएशन है, और ये हमको स्वीकारना होगा, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री ने भाषण दिया ना, वो 53 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल रिजर्व बोला। हम लोग समझ गए कि ये 60-65 दिन की बात कर रहे हैं। नहीं, आप अच्छे से फैक्ट चेक करेंगे तो पाएंगे इंडिया की पर डे की नीड है 3.4 लाख टन, मैट्रिक टन पर डे की नीड है। 53 लाख प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सीधा गुणा भाग करोगे तो 12 का दिन निकल के आता है। यानी कि 12 दिन सरकार बोल रही है कि मेरे पास पेट्रोल है, 12 दिन का, 65 का नहीं है सर। फिर वो 65 कहां से निकल के आता है? तो जो हमारी रिफाइनरीज हैं उनके पास जो स्टॉक है। तो सरकारी रूप से तो हमारे पास स्टॉक कितना है वो हमें पता है। अब दूसरी बात आती है, भारत के पास पेट्रोल के अलावा भी जो जरूरतें हैं गैस से संबंधित, वो भी हमारी डिपेंडेंसी उन पर पूरी तरह बनी हुई है। 41 देशों से भले ही हम मंगाते हों, लेकिन अभी भी हमारे टोटल इंपोर्ट का 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यह कहना कि हम 41 देशों से मंगाते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप 45% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगा रहे हैं, इसका अर्थ सीधा है वो आना प्रभावित हुआ है, तो आपका व्यापार प्रभावित हुआ है। अब डिपेंडेंसी बनकर फिर से रूस पर आएगी, फिर से उन देशों पर आएगी जिन्हें अमेरिका इजाजत दे देगा। जैसे वेनेजुएला से तेल एक्सट्रैक्शन बढ़ाया जाएगा जितना तेजी से हो। मेरा यह मानना है कि वेनेजुएला जब मार्केट में तेल सप्लाई करने की स्थिति में होगा, अभी उसको लाइन में आने में टाइम लग रहा है, उस दिन जाकर स्थितियां सामान्य होती दिखेंगी, अभी नहीं। ओके। उससे और वो कच्चा तेल आता है तो गैस की आपूर्ति अपने आप हाँ सर, क्योंकि जो एलपीजी है ना, उसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल का जो क्रूड होता है ना, तो रिफाइनरी जब क्रूड को रिफाइन कर रही होती है तो बाई प्रोडक्ट एलपीजी होता है। ठीक है। तो हमारी देश की जितनी भी रिफाइनरी है वो एलपीजी बना सकते हैं। डायरेक्ट एलपीजी नहीं मंगाते? नहीं नहीं नहीं, हम एलपीजी नहीं मंगाते सर, हम मंगाते हैं एलएनजी। एलएनजी में होता है मीथेन, और हम जो घर के सिलेंडर चलाते हैं वो चलाते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन से। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो बनता है रिफाइनरी से। ओके। तो हमारी जो कतर से हमें बेसिकली कच्चा तेल चाहिए, हमें कच्चा तेल चाहिए। क्रूड मिलता रहा तो हम सब चला ले जाएंगे। हम घर के अंदर जो एलएनजी है ना, उसे भी पीएनजी के रूप में यूज कर लेंगे। जैसे आजकल नोएडा की बहुत सी सोसाइटीज में वो जो पाइप के थ्रू गैस आ रही है वो एलपीजी नहीं है, वो पीएनजी है, वो मीथेन है जो आप जला रहे हैं, वो नेचुरल गैस है, वो नेचुरल गैस है। तो हम उससे काम चला ले जाएंगे। पॉइंट ये है कि हमारे पास उसकी सप्लाई बरकरार रहे। युद्ध रुकना अत्यंत आवश्यक है भारत के लिए और वर्ल्ड के लिए भी सर। और अब आपकी फाइनल प्रेडिक्शन, ये युद्ध कब रुकेगा? सर सीज फायर तो चल ही रहा है, ईरान के साथ में जब भी बैकएंड पे बात होगी
युद्ध ऑटोमेटिक रुक जाएगा। अगर दिन में हम बात करें तो ये सीज फायर अब एक्सटेंड होगा सर, ये 5 दिन से आगे 10 दिन जाएगा। अमेरिका की तरफ से कोई ना कोई विदेश मंत्री चलकर जीसीसी देशों से बातचीत करने आएगा, इनसे बातचीत करके व्यापार के रास्ते खोले जाएंगे और फिर इनको कहेगा चलो बोर्ड ऑफ पीस में सब लोग इज्जत से शामिल हो जाओ, अब बोर्ड ऑफ पीस में पैसे डालो, अब तुमको भी बनाएंगे और उनको भी बनाएंगे सर। हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना, फिर भी कुछ तो आपने सोचा होगा। मेरा मानना है सर, युद्ध लंबा नहीं खींचेगा। 5 दिन अगर ये है तो सीज फायर लंबा होगा, यहां से आगे लंबा होगा। चलिए, तो अब आप जो आप कह रहे हैं वही सच हो, दुनिया तो यही चाहेगी, मेरे अंदर का यही चाहना है। बहुत शुक्रिया अंकित, आप स्टूडियो में आए, बहुत धन्यवाद। Thank you so much. तो आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।